नमस्कार, न्यूज वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में शहीद हुए मेजर विभूति शंकर ढोंडियाल की पत्नी निकिता ढोंडियाल ने भारतीय सेना ज्वाइन किया है। सेना ज्वाइन करने के बाद अब वो लेफ्टिनेंट नितिका ढोंडियाल बन गई हैं। निकिता ने आज भारतीय सेना की वर्दी पहनी और शहीद मेजर विभूति शंकर को श्रद्धांजलि अर्पित की। आपको याद होगा, फरवरी 2019 में जैश ए मोहम्मद के आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ हुई थी और उस मुठभेड़ में मेजर विभूति शहीद हो गए थे। 18 फरवरी 2019 को मेजर ढोंडियाल जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए एनकाउंटर में शहीद हुए थे। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर आतंकी हमला हुआ था। इसमें 40 जवान शहीद हो गए थे। इस हमले के बाद से ही पुलवामा के पिंगलान गांव में आतंकियों को ढेर करने के लिए सेना ने ऑपरेशन चला रखा था। पिंगलान में हुए एनकाउंटर में 4 सैनिक शहीद हुए थे। इन शहीदों में मेजर रैंक के ऑफिसर विभूति ढोंडियाल भी शामिल थे। मेजर ढोंडियाल की शहादत के बाद जब उनका पार्थिव शरीर उनके गृहनगर देहरादून पहुंचा था तो पत्नी निकिता उन पर गर्व किए बगैर रह नहीं सकी। मेजर ढोंडियाल के शव के पास खड़ी नितिका ने अपने पति को सैल्यूट किया था। वो तस्वीर देश भर में काफी चर्चित हुई थी। ये 2 तस्वीरें आप देखिए। ये पहली तस्वीर है 2019 की, जब मेजर विभूति दो तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर है 2019 की, जब मेजर विभूति ढोंडियाल शहीद हुए थे और उनका पार्थिव शरीर उनके घर पर पहुंचा था। उस वक्त की ये तस्वीर है 2019 की, और अब ठीक 2 साल से कुछ ज्यादा का वक्त गुजरा होगा। और ये दूसरी तस्वीर है जब नितिका अब लेफ्टिनेंट नितिका हो चुकी है। मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं हमारे रेजिडेंट एडिटर फहीम तना। फहीम, उत्तराखंड के लिए गर्व की बात, साथ ही साथ क्योंकि उत्तराखंड की एक विरासत रही है, भारतीय आर्म्ड फोर्सेस में उत्तराखंड के जवान अलग अलग पदों पर आसीन रहे हैं, बड़े से बड़े ओहदे तक पहुंचे हैं। ऐसे में नितिका ने जो आज हासिल किया है, अपने पति को तो वो श्रद्धांजलि दे रही हैं, लेकिन देश की करोड़ों लड़कियों को उन्होंने एक मैसेज दिया है आज। बिल्कुल, देखिए धनराज, ये बहुत बड़ी बात है। वीर भूमि है और देश की रक्षा में उत्तराखंड के जवान अलग अलग जगहों पर तैनात है और ये एक पुरानी विरासत है जो लगातार चली आ रही है। आगे निकिता के इस मामले पे कई सारे संदेश जाते हैं, जैसे कि आपने जिक्र किया, आपकी शहादत के बाद परिजन, पत्नी, बीवी या फिर और परिजन बिल्कुल हताश होकर ना बैठे। देश का जज्बा, देश की सेवा करने का जज्बा है, उसे आगे बढ़ाएं। और दूसरा, जो शहीद हुए उनका जो सपना है उसे आगे बढ़ाएं। तो ये एक बड़ा संदेश दिया है निकिता ने। और हमने देखा जब 2019 में पुलवामा हमले के बाद हमले में जब मेजर विभूति ढोंडियाल का देहांत हुआ था और शहीद हुए थे, और उसके बाद शहादत के बाद जब उनका पार्थिव शरीर देहरादून ला गया था, तो वो मंजर अपने याद है। और उस समय जो एक जज्बा सामने आया था निकिता का, वो भी देखते ही बनता था। और उसमें भी बड़ा एक संदेश दिया था निकिता ने। वो किसी तरीके से कमजोर और हताश महसूस नहीं हो रही थी, दुखी थी, रो रही थी, सब रो रहे थे, हमारे भी रोंगटे खड़े हो रहे थे। भावनात्मक तौर पर हर व्यक्ति वहां भावुक था, लेकिन निकिता रोने के बावजूद एक जज्बा उन्होंने दिखाया था। उस समय के जो उनके शब्द थे वो उनके सपने को आगे बढ़ाने वाले थे। उन्होंने किसी ने इन बात को कहा था और वो सपना वो पूरा कर दिखाया है। तो बड़े गौरव की बात है। शहीद मेजर विभूति ढोंडियाल का सपना पूरा हुआ है, विरासत को आगे बढ़ाने का काम किया है। इसलिए उत्तराखंड नहीं, उनकी देश के लिए गौरव है और बहुत लोगों के लिए प्रेरणा है, पेश की है, मिसाल पेश की है उनकी। लेकिन एक इसके साथ साथ उत्तराखंड के लिए गौरवशाली पल तो ये वक्त है ही, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फहीम अगर हम देखें, इस पूरे अगर हम 2 साल के घटनाक्रम को देखें, एक जगह पर पति शहीद होते हैं, फिर वो एक महिला तय करती है कि नहीं अपने पति के नक्शे कदम पर चलेगी, फिर वो इंडियन आर्म फोर्स को ज्वाइन करती है और एक अधिकारी बनकर निकलती है। तो एक महिला सशक्तिकरण की जब हम बात करते हैं तो लेफ्टिनेंट नितिका अब उस महिला सशक्तिकरण का फेस होंगी। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये महिला सशक्तिकरण के मद्देनजर एक होंगी, महिलाओं की प्रेरणा तौर पर, लड़कियों की प्रेरणा के तौर पर। और इनसे जैसा मैंने कहा कि दूसरा पहलू है कि
और पति खोया है उन्होंने देश सेवा में। पति के शहीद होने के बाद वो काज नहीं हुई, वो दूसरे समाज में अक्सर हम देखते हैं जिस तरीके से समाज में पोसी जाती है महिलाएं, वो उन्होंने उसको एक अलग तोड़ने की उसके नियमों को तोड़ने की बात की है और वो एक बड़ा संदेश दिया है। तो एक तो महिला होने के नाते सशक्तिकरण के नजरिए से एक फेस होंगी, दूसरों को प्रेरणा आएगी, और दूसरा ये कि अपना सब कुछ गंवाने पति अगर पति का चला जाता है तो इस तरीके से समाज में सब कुछ चला जाता है। और वो होने के बाद एक समाज का होनहार ये सपूत खोने के बाद, अपना पति खोने के बाद मजबूती के साथ कदम बढ़ाया और हिम्मत के साथ जो न प्रण लिया था, जो पति का सपना था, उसको आगे पूरा करने की तरफ कदम बढ़ाया। तो दो इम्पोर्टेंट पॉइंट, तो महिला होने के नाते और दूसरा अपना पति खो देने के नाते, क्योंकि शहीद हुए मेजर विभूति ढोंडियाल, तो इनके विवाह को तकरीबन साल भर का अभी समय ढंग से नहीं हुआ था और अपना ये खो दिया था। तो ये एक बड़ी बात है और बहुत ही गौरव का पल है, पूरे उत्तराखंड के लिए गर्व की बात है, गौरव बन करके उभरी निकिता में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका फहीम इस जानकारी के लिए, इस बातचीत के लिए। बढ़ते आगे, उत्तरकाशी में मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का 2 दिवसीय दौरा है। उत्तरकाशी का दौरा मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत करने वाले हैं। उनका यह दौरा 2 दिवसीय होगा। तो बड़ी खबर आपको बताएं, मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत इस दौरान कई विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। सीएम तीरथ सिंह रावत ने अफसरों के साथ समीक्षा बैठक की। हर कोविड केयर सेंटर GMBN बड़कोट का निरीक्षण किया है। कोरोना से ठीक हुए मरीजों का भी मुख्यमंत्री ने हालचाल जाना है। नौगांव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का भी मुख्यमंत्री ने निरीक्षण किया है। जिला चिकित्सालय उत्तरकाशी का मुख्यमंत्री ने निरीक्षण किया। सीएम ने ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट का लोकार्पण किया। GMBN कोविड सेंटर उत्तरकाशी में मुख्यमंत्री गए। नवनिर्मित पुलिस थाना मनेरी का भी उन्होंने लोकार्पण किया। जो गौर मंडल के अंदर कोविड सेंटर है, नौगांव के अंदर CSC और बड़कोट में भी जो हॉस्पिटल है उसका मैंने निरीक्षण किया है। और निरीक्षण के साथ में OPD वैन और कोविड सेंटर में भी जो 2 पेशेंट थे और उन 2 पेशेंटों से बातचीत होने के बाद लगा कि डॉक्टर लगातार उनके पास सेवा दे रहे हैं, दवाइयाँ नियमित दी जा रही हैं, खाना भी उनको नियमित मिल रहा है। ऐसा उनसे संपर्क करने के बाद लगा। जो यहाँ की थोड़ी कठिनाइयाँ दिक्कतें थी वो मैं संज्ञान में लाया हूँ। डॉक्टर्स पर्याप्त मात्रा में, अभी कुछ ही दिन हाल में हमने डिस्ट्रिक्ट को भी अधिकार दिया था, DM को। तो रुड़की के कर्नल हॉस्पिटल पर जिला प्रशासन ने छापेमारी की है। दिल्ली हरिद्वार नेशनल हाईवे पर स्थित है अस्पताल। रुड़की के कर्नल हॉस्पिटल पर जिला प्रशासन ने छापेमारी की है। बताया जा रहा है कि बगैर अनुमति के ही इस अस्पताल में कोरोना के मरीजों का इलाज हो रहा था। उपचार के दौरान एक मरीज की मौत हो गई थी। बताया जा रहा है कि बगैर टेस्ट के ही मरीज को कोरोना का इलाज किया जा रहा था। मृतक के परिजनों ने जिलाधिकारी को इसकी सूचना दी, जिसके बाद यहां पर छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान अस्पताल के सभी दस्तावेजों को खंगाला गया है। मृतक के परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगा है।
योग गुरु बाबा रामदेव के खिलाफ यूथ कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन करना महंगा पड़ गया है। थाना बहादुराबाद पुलिस ने कोविड-19 कर्फ्यू के उल्लंघन के मामले में युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुमित्र भुल्लर, कार्यकारी जिलाध्यक्ष रवि बहादुर, पूर्व जिलाध्यक्ष राजीव चौधरी, हिमांशु बहुगुणा समेत 7 लोगों के खिलाफ नामजद और 20 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। ये 20 लोग अज्ञात हैं। आपको बता दें कि शुक्रवार को यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बाबा रामदेव के खिलाफ पतंजलि योगपीठ के सामने धरना प्रदर्शन किया था। जो है कल कांग्रेस युवा मोर्चा की तरफ से प्रदर्शन का कार्यक्रम हमारा थाना बहादुराबाद का क्षेत्र में आयोजित किया गया। पहले उनका अवगत करा दिया गया कि अभी लॉकडाउन का जो गाइडलाइन चल रहा है उसका अंदर का जो कोई पॉलिटिकल धरना प्रदर्शन नहीं होगा, उसी इसका बावजूद भी उन्होंने अपने कार्यक्रम कराया। तो उनका जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का अधिनियम और IPC द्वारा उन्हें के अंदर जो है डीजीपी अशोक कुमार ने एक वीडियो संदेश जारी किया है और ये वीडियो संदेश में डीजीपी अशोक कुमार ग्रेड पे के मसले पर बात कर रहे हैं। उत्तराखंड के पुलिस के जवानों को डीजीपी ने कहा है कि ग्रेड पे के मामले पर कुछ बाहरी लोग आपको बरगला रहे हैं। पुलिस के जवान उन बहकावे में बिल्कुल भी ना आए। डीजीपी ने कहा है कि मैं हर हाल में आपके साथ खड़ा हूं। मुख्यमंत्री से कई बार इसको लेकर बातचीत हुई है और ग्रेड पे के मामले को लेकर मुख्यमंत्री ने अपनी सहमति जताई है। ग्रेड पे को लेकर जल्द ही जो भी विवाद आ रहा है उन विवादों का निस्तारण किया जाएगा। शुक्रवार को जो कैबिनेट की बैठक हुई थी उसमें भी पुलिस के जवानों को बड़ी आस थी कि कैबिनेट में ग्रेड पे के मसले पर बात होगी, लेकिन चर्चा नहीं हुई थी। कई मंत्री, विधायक और सांसद सीएम को इसको लेकर बाकायदा चिट्ठी लिख चुके हैं और अब डीजीपी ने बाकायदा एक वीडियो संदेश जारी करके उत्तराखंड के सभी पुलिस जवानों को कहा है कि मैं हर परिस्थिति में, हर सिचुएशन में आपके साथ खड़ा हूं। लेकिन उनके कंसर्न में, उनकी जानकारी में ऐसी बातें आई हैं कि कुछ बाहरी लोग पुलिस वालों को बरगला रहे हैं। तो उन्होंने पुलिस वालों से कहा है कि आप किसी बाहरी के बहकावे में न आएं। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि हमारे विभाग के बाहर के कुछ ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते कि पुलिस की छवि इतनी अच्छी हो, और वो लोग अफवाह फैला करके आप लोगों को भ्रमित करना चाहते हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि ऐसे लोगों के जाल में ना आए, ऐसी अफवाहों पर ध्यान। मसूरी में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के स्टाफ ने मार्ग खोला। बताया जा रहा है कि मलबा आने के बाद सड़क बंद हो गई थी। मसूरी का मामला है जहां पर सड़क पर मलबा आ गया था। गणेश जोशी के स्टाफ वहां से गुजर रहे थे। उसके बाद मंत्री के स्टाफ ने हाईवे से मलबे को हटाया है और रास्ते को दोबारा से चालू किया है। सहस्त्रधारा सरुना मार्ग से मंत्री गणेश जोशी गुजर रहे थे, उस दौरान ये घटना हुई है। उत्तराखंड में 18+ से ज़्यादा वालों को वैक्सीन खत्म हो गई है। प्रदेश में वैक्सीनेशन अभियान इस वक्त ठप है। अभी टीकाकरण केंद्रों पर सिर्फ 45+ उम्र वालों के लिए ही अभियान चल रहा है। 18+ वाले लोगों के लिए 2,54,000 वैक्सीन लग चुकी है, जबकि 45 से अधिक आयु वर्ग के 5,05,000 लोगों को दोनों डोज लग चुकी है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का कहना है कि राज्य सरकार की ओर से वैक्सीन प्राप्त करने और युवाओं को लगवाने का प्रयास जारी है। देखिए 18+ की वैक्सीन हमारे पास जैसे जैसे आ रही है, हम उनके हिसाब से जो है हम लगा करके जो कैंप्स हैं उसके माध्यम से कर रहे हैं। तो जैसे ही हमें वैक्सीन्स मिलती रहती हैं उस हिसाब से हम कैंप करते रहते हैं और डेफिनेटली जल्दी ही सभी का वैक्सीनेशन जो है वो किया जा पाएगा। जो देखिए हमारे पास जो 45+ की वैक्सीन पर्याप्त है, लेकिन जो 18 to 44 की जो बात है वो हमें 1 लाख इंजेक्शन पूरे प्रदेश के लिए मिले थे और फर्स्ट वीक में हमें पर्याप्त क्षेत्र मिलने वाली है। और ये ऑनलाइन की जो बार दिक्कतें हमारे लोगों के सामने आ रही है वो भी समाप्त होगी, तो ऑफलाइन में शुरू करेंगे फर्स्ट वीक की जो ये। देहरादून में पेयजल विभाग में इंजीनियर्स की जल्द ही भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। हालांकि ये भर्ती प्रक्रिया आउटसोर्स के जरिए की जाएगी। पेयजल विभाग में इंजीनियर्स को जल्द से जल्द भर्ती प्रक्रिया
शुरू की जाएगी। आउटसोर्स के तहत इंजीनियर्स को भर्ती किया जाएगा। जल निगम और जल संस्थान में इस वक्त तकरीबन इंजीनियर्स के 100 पद खाली हैं। जल निगम में 221 पदों पर चयन आयोग में भर्ती लंबित है। 50-50 इंजीनियर आउटसोर्सिंग के जरिए रखने की तैयारी की जा रही है। पिछले दिनों डीपीसी से कई अफसरों का प्रमोशन भी हुआ था। हमने सबसे पहले जब विभाग आया हमने सब डीपीसी कराई। जितने पद रिक्त थे वे केवल चीफ स्तर पर अभी नहीं हो पा रही है, अभी एक दो दिन में हो जाएगी। एससी स्तर पर है और इस जितने भी अधीक्षण अभियंता है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, अधिशासी अभियंता है और यही है सहायक अभियंता, इन सब के हमने डीपीसी करा दिए। और जो पद रिक्त है पड़े हुए नीचे वो तो लोक सेवा आयोग में थोड़ा टाइम लगेगा और हमें काम करना है, जो लक्ष्य को पूरा करना है। प्रधानमंत्री जी मोदी जी का जो लक्ष्य है 2023 तक घर घर पाने, उसको देखते हुए अभी हम 50 जेई जल संस्थान में आउटसोर्सिंग रख रहे हैं, 50 जल निगम में, जिससे हमें समय पर जीपीआर बन सकेगा और टेंडर व्यवस्था। मसूरी में बीजेपी व मोर्चा ने तिलक लाइब्रेरी सभागार में रक्तदान शिविर का आयोजन किया। इस शिविर में बड़ी संख्या में युवाओं, महिलाओं और आम लोगों ने हिस्सा लेकर रक्तदान किया। शिविर का उद्घाटन कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने किया। गणेश जोशी ने कहा है कि कोरोना काल में देश में खून की भारी कमी है, जिसको लेकर बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने बीजेपी युवा मोर्चा से रक्तदान शिविर का आयोजन कर 1 लाख यूनिट खून का जमा करने का लक्ष्य रखा था। इसीलिए पूरे उत्तराखंड में रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। आज सेवा ही संगठन इस नारे को लेकर हम जनता की सेवा कर रहे हैं। जब हमें ब्लड बैंक के लोगों के द्वारा, अफसरों के द्वारा जानकारी मिली कि मात्र 20 यूनिट ब्लड बाकी रह गया है, तो हमने निर्णय लिया कि हम जगह जगह युवा मोर्चे के माध्यम से, महिला मोर्चे के माध्यम से, प्रतिष्ठान के माध्यम से कैंप लगाएंगे और ब्लड इकट्ठा करेंगे। और 2000 का जो लक्ष्य हमने रखा था उसको हम क्रॉस कर चुके हैं। 2393 यूनिट अभी तक ब्लड हमने विभिन्न हॉस्पिटल्स को, ब्लड बैंक को इकट्ठा करके दे दिया है। आज देहरादून में कई जगह कैंप चल रहे हैं। एक कैंप में मैं खुद होकर आया हूँ। मसूरी में यहाँ पर कैंप चल रहे हैं। इस प्रकार जनता के बीच में जाकर जनता के दर्द को कम करने का प्रयास करें। टिहरी में टीजीएमओ बस मालिकों ने कोरोना के कारण हो रही भारी आर्थिक नुकसान और सरकार द्वारा कोई आर्थिक सहायता नहीं देने के कारण आज बस स्टैंड भोराड़ी में बसें खड़ी कर सहायक संभागीय परिवहन कार्यालय में अपने वाहनों के कागज सरेंडर कर दिए। बस ड्राइवर रामचंद्र सुयाल ने बताया कि 15 महीने से बस संचालक कोरोना की मार झेल रहे हैं, लेकिन सरकार द्वारा बस संचालकों के लिए कुछ नहीं किया जा रहा, जिससे उनके सामने बसों को चलाने और परिवार के भरण पोषण की समस्या पैदा हो गई है। पूरे वैश्विक स्तर की महामारी है जिससे कोई भी नहीं छूट पाया है। उन परिस्थितियों में जब इन पर ये मार पड़ रही है, व्यवसायी जो हमारे लोग हैं, जिनके आज घर में ऐसी स्थिति आने वाली है कि मतलब जो है 2 वक्त की रोटी के तक व्यवस्था नहीं हो पा रही है। रोडवेज को इन्होंने पैसा दे दिया, रोडवेज को इन्होंने पूरी छूट दे दी है। रोडवेज में कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं देखी जा रही है, अपने हिसाब से वो चल रहे हैं। और इनको जो लोग जो है अपनी एक गाड़ियां चलाकर यहाँ पर अपना व्यवसाय, अपना घर परिवार चला रहे हैं, इनको कहा जा रहा है कि आप आधी सवारी में चलाइए और उतने जो है उनसे किराया भी लीजिए। यहाँ तक कि और डीजल के दाम किस तरीके से आज जो है 80-85 क्रॉस हो रहे हैं, तो गवर्नमेंट इनके लिए सोच नहीं रही है और ये लोग आज मजबूर होकर जो है यहाँ पर अपने परमिटों को सरेंडर कर रहे हैं। और हम आज इनके समर्थन में सरकार से मांग करते हैं कि इनकी मांगों को तत्काल सुना जाए। टैक्स माफ और साल भर का इंश्योरेंस आगे बढ़ाया जाए और चालक परिचालकों को कुछ सहायता दी जाए। इस वजह से जो है ताकि उनके घरों में 2 टाइम का रोटी का खर्चा आ जाए कि चलो जी ये चीज़ है। अब ये समय जो सरकार हमारी कुछ भी नहीं सुन रही है। हमने जो है 20 अप्रैल से ज्ञापन देना शुरू कर दिया था। आज हो गई है आपकी जो है 29 मई तक अभी तक जो है सरकार ने हमारे बारे में कुछ भी नहीं सोचा। 28 मई को जो है कैबिनेट की मीटिंग थी, उस समय इन्होंने बोला कि चलो कैबिनेट की मीटिंग में हम आपके उसमें कुछ बारे में सोचेंगे। इन्होंने कुछ भी नहीं किया। कल कैबिनेट की मीटिंग हुई 28 मई को, इन्होंने परिवहन व्यवसाय के बारे में कुछ भी नहीं सोचा है कि कुछ इनको रियायत दी जाए, कुछ इनका वो 2 साल का टैक्स माफ किया जाए, इंश्योरेंस साल भर का आगे बढ़ाया जाए और कुछ सहायता दी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।